आज आप वहाँ हैं जहाँ आपके विचार आपको लाए हैं, कल आप वहीं होंगे जहाँ आपके विचार आपको ले जाएंगे। इट मीन्स हम अपने थॉट्स से ड्राइव होते हैं। जैसा हमारी थॉट्स मैकेनिज़्म होती है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। तो अपने थॉट प्रोसेस को नीट एंड क्लीन करिए, तभी आपके फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्लियरिटी आनी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस जो चीफ डिफेंस स्टाफ का पद है, रक्षा प्रमुख का पद है। आप जानते हैं कि भारत में हाल ही में इस पद को सृजित किया गया था। हाल ही में लेफ्टिनेंट अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में इस नाम को पूछा जा सकता है। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत थे, जो कि जनवरी 2020 में बनाए गए थे। और इस सीडीएस पद की जो ज़रूरत है, ये कारगिल युद्ध के समय से महसूस की जा रही है, 1999 से। लेकिन कुछ कारणोंवश पिछली कुछ सरकारों ने इस पद को सृजित करने में दिलचस्पी नहीं ली। जो हमारी एनडीए सरकार थी, उसने 2019 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि हम अपने सैन्य सिस्टम में एक नए पद सीडीएस को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 2019 में इस पद को सृजित करने का निर्णय लिया गया और जनवरी 2020 में बिपिन रावत हमारे पहले सैन्य चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि रक्षा प्रमुख बनाए गए। जो ये पद होता है, ये 4 स्टार पद होता है, यानी कि तीनों सेनाओं से ऊपर का पद होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से एक ऊपर का पद होता है। ठीक है, और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी तो बदलती रहती है, लेकिन वर्तमान में लगभग 2.5 लाख सैलरी इस पद में जो व्यक्ति है उसको प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करें कि किन व्यक्तियों को इस पद के लिए चुना जाता है, तो योग्यता में एक तो अनुभवी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 21-22 साल का लड़का बैठा दिया जाएगा और जिसके पास सेना को लेकर के किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं है। तो यहाँ पे अनुभव जो है वो मायने रखता है, और जिसने फील्ड में एक्चुअल में तीनों सेनाओं के साथ में से किसी सेना एक के साथ में बैठ करके मिल करके काम किया हो, कुछ ऑपरेशंस को अंजाम किया हो, इस तरह के सैन्य अनुभव ज़रूरी है। कार्यकाल की बात करें तो पद के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ पद होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम 62 ईयर्स या मैक्सिमम 30 ईयर्स की सेवा वो लोग दे सकते हैं। लेकिन सीडीएस के पद के लिए इस तरह की कोई उम्र का बंधन या अधिकतम कार्यकाल या कार्यकाल के वर्षों की संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट कहीं पर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5, 10 का, 7 का या 2 वर्ष का, तो ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, जो सीडीएस है वो हमारा चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी COA का अध्यक्ष होता है। डीएमए जो कि रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है, इसका ये प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं के समन्वयक के रूप में काम करता है। समन्वयक का बोले तो तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल बैठाने का काम करता है। अब बेहतर तालमेल क्यों? उससे क्या होगा, एक तो जो हमारे पास तीनों सेनाओं के पास जो संसाधन है उनका हम लोग इष्टतम प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है ना, और अपने सेनाओं के आर्थिक बोझ को भी कम करने की ओर प्रयास होगा। प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं में भी एक रूपता लाने का प्रयास होगा। ठीक है ना, निर्णय लेने में भी थोड़ा शीघ्रता आएगी। तो इस तरह से जितने भी संभव क्षेत्र हो सकते हैं और उन संभव क्षेत्रों में कम खर्चे में ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा सुरक्षित सैन्य बल तैयार हो, वो सारे काम सीडीएस करेगा। ठीक है, सैन्य ताकत बढ़ाना, सैन्य ताकत तो बढ़नी ही है। जब इस तरह से हमारी तीनों सेनाएं इंटीग्रेटेड रूप में एक दूसरे से सामंजस्य करके अगर काम करेंगी तो सैन्य ताकत तो बढ़नी है। ठीक है ना, ये डीएम यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रक्षा सलाहकार का भी काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो इंडिविजुअल यानी स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग सलाहकार का काम का जो अभी तक कार्य कर रहे थे वो भी करते रहेंगे। ये जो सीडीएस हैं किसी भी तरह से हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को कमांड नहीं करेंगे, ये उनको कोई आदेश नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे तीनों सेना अध्यक्ष इंडिविजुअली रूप से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति अपनी सलाह या अपने मंतव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है ये कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर का टाइम है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है कि आजकल जो है ना, जो युद्ध लड़े जा रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि थल सेना के बीच में युद्ध होगा, कि वायुसेना के बीच में युद्ध होगा, कि साइबर वार नहीं होगा, कि
न्यूक्लियर वार या जैविक वार, इस तरह के मतलब जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई हैं, तो उनके साथ साथ में जो युद्ध लड़ने की प्रक्रिया है, कंडीशंस हैं, वो भी सब बदल गई हैं। तो इसको हम लोग इस समय बोलते हैं कि जो अभी टाइम चल रहा है, ये हाइब्रिड वारफेयर का टाइम चल रहा है। हाइब्रिड वारफेयर में आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपकी चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो और चाहे नेवी हो, तीनों के बीच में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए कि जब आवश्यकता पड़े तो इन तीनों को क्विक तरीके से एक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इस पद का सृजन किया गया और लगभग जितने भी बड़े लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया में, सभी देशों में इस पद को पहले से ही सृजित किया जा चुका है। अब भारत ने आज़ादी के 75 साल बाद इस पद को सृजित किया, वो अलग बात है कि इतना टाइम लगा। और जो हमारा CDS का पद है, जो CDS हैं, वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो CDS पद है इसके महत्व को दर्शाता है। आज हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो अगर मेंस में एक तो 50 शब्दों के 30 शब्दों का कोई उत्तर आता है कि CDS पद की क्या यथार्थता है, CDS पद क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसका सृजन किया गया, तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकाल करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं और एक बढ़िया आंसर फ्रेम कर सकते हैं। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।